सिल्विया ने कहा, ये पूरी दास्तान मेरे इल्म में है कि तुमने किस तरह मसरूका फार्मूले अमरीकी हुकूमत के हवाले किए। तुम वो फार्मूले किसी जंगबाज मुल्क को, कम से कम रूस को, बड़ी कीमत पर फरोख्त कर सकते थे, लेकिन तुमने उन्हें वापस कर देने को तरजीह दी। ये काम बड़े मजबूत कैरेक्टर का आदमी ही कर सकता है, और हमें तुम्हारे बारे में जितनी भी मनफी बातें बताई गई हैं वो सब की सब दरअसल मस्बत हैं और तुम्हारी खूबियां हैं। मैं तो खुद तुम्हारी कुर्बत की ख्वाहां थी। सिल्विया की गुफ्तगू से अंदाजा होता था कि वो सच बोल रही है, लेकिन ये इम्कान भी था कि इस तरह ओलिव हार्वर्ड मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा हो। वो मेरा एतमाद हासिल करके मुझसे फरार की स्कीम मालूम करती और ओलिव हार्वर्ड को क़ब्ल अज़ वक्त बाखबर कर देती। इस तरह अगर मैं फरार होने की कोशिश करता तो नाकामी लाजमी हो जाती। मैंने कहा, मेरी कुर्बत हासिल करके तुम क्या फ़ायदा हासिल करना चाहती थी? वो बोली, मैं क्या फ़ायदा हासिल करूंगी, मैं तो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहती थी। मैंने कहा, मदद करने से कहीं ये मुराद तो नहीं है कि तुम फरार होने में मुझसे ताउन करना चाहती हो? सिल्विया ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें बहुत सी मालूमात फराहम करूंगी, उनसे फ़ायदा उठाना तुम्हारा काम होगा। मेरे कान खड़े हो गए। उसकी मदद से अगर मैं कोई स्कीम बनाता तो वो मखदूश साबित हो सकती थी। दूसरी तरफ ये भी मुमकिन था कि वो वाकई उन लोगों से इस हद तक बदजन हो कि उनके खिलाफ मेरी मदद करने पर आमादा हो गई हो। मैंने सवालात के जरिए उसे टटोलने का फैसला किया। मैंने कहा, क्या मेरी मदद करके तुम खुद भी यहाँ से फरार होना चाहती हो? वो बोली, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि इन मुश्किलात से गुजर सकूं जो यहाँ से फरार होते हुए पेश आएंगी। मैंने कहा, बड़ी अजीब बात है, तुम्हें तो फौरन हामी भर लेनी चाहिए थी। क्या तुम यहाँ नाखुश नहीं हो? वो बोली, हूँ, लेकिन सवाल ये है कि मैं जाऊंगी कहाँ? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मुझे तो अमेरिका में ही रहना है और मैं जानती हूँ इन लोगों के वसाइल इतने ज्यादा हैं कि ये मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। उसके जवाब ने किसी हद तक उसकी पोजीशन साफ कर दी थी, लेकिन अब भी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। मैंने कहा, तुम तो हारूत राबील के लिए काम करती हो, तुम्हें मालूम होगा कि वो आजकल कहाँ है? वो बोली, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, सिर्फ असलहे का कारोबार बंद हो गया है, बाकी सब जूं का तूं चल रहा है। मैंने कहा, गोया तुम लोगों की कमान ओलिव हार्वर्ड के हाथ में। वो बोली, हाँ, हम लोगों को यही हुक्म दिया गया है कि ओलिव हार्वर्ड का हर हुक्म बजा लाएं। मैंने पूछा, हारूत राबील की रिहाइश इस इमारत में तो नहीं रही होगी? वो बोली, यहाँ कहाँ, वो तो वाशिंगटन में रहता है, अब मालूम नहीं कहाँ होगा, उसके दफातर सील कर दिए गए हैं। मैं चौंक पड़ा, क्या मतलब, क्या हम इस वक्त वाशिंगटन में नहीं हैं? सिल्विया ने कहा, नहीं, हम न्यूयॉर्क में हैं, वाशिंगटन में तो तुम्हारा उससे मार्का हुआ था। मैंने कहा, ओह, अभी तक मैं इस गलत फहमी में था कि मैं वाशिंगटन में ही हूँ, और मैं तहजीब के बारे में सोचने लगा। ये बात वाज़ेह नहीं हो सकती थी कि तहजीब आज़ाद है या उस पर भी ओलिव हार्वर्ड ने हाथ डाल दिया है। तहजीब और बर्ड के आज़ाद होने की सूरत में उम्मीद की जा सकती थी कि वो मुझे तलाश करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उनका हदफ वही इमारात हो सकती थी जो हारूत राबील की मिल्कियत होती। यकीनन ये इमारत भी हारूत राबील की ही मिल्कियत रही होगी। मैंने सिल्विया से ये सवाल किया। वो बोली, हाँ, ये इमारत हारूत राबील की ही मिल्कियत है, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने उसे टालते हुए कहा, वैसे ही मालूम करने के लिए पूछ लिया, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता था? हारूत की जायदाद तो पूरे अमेरिका में फैली हुई होगी। तहजीब और बर्ड अगर मुझे तलाश कर भी रहे होंगे तो वाशिंगटन में ही कर रहे होंगे, न्यूयॉर्क भला वो कैसे पहुंच सके होंगे? मैंने कहा, सिल्विया, तुमने ये नहीं बताया कि हारूत राबील के गिरोह में तुम्हारी क्या पोजीशन है? वो बोली, ना तो मेरी कोई खास पोजीशन है और ना ही मेरे सुपुर्द कोई खास जिम्मेदारी है। तालीम हासिल करने के सिलसिले में ज़्यादातर न्यूयॉर्क में रहती हूँ। कभी कभी वाशिंगटन जाना होता था तो मैं हारूत राबील की कोठी में ही रहती थी। हारूत राबील ये जाहिर करता था जैसे मैं उसके किसी आन जहानी दोस्त की बेटी हूँ और वो मेरे तमाम अखराजात का जिम्मेदार है। मेरे सुपुर्द कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैं इसी इमारत में रहती थी जिसकी तीसरी मंजिल पर इस वक्त तुम मौजूद हो। ये मंजिल इलाज मौलजे के लिए मखसूस है। हारूत राबील के कारकुनों में से अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो उसे इलाज की गरज से यहीं लाया जाता था। मेडिकल की स्टूडेंट होने की वजह से मैं मरीजों के इलाज में डॉक्टरों का हाथ बटा दिया करती थी। एक बार जहाँ एक ऐसा शख्स लाया गया जिस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया था। मैंने बड़ी दिलजमई से उसकी तीमारदारी की, लेकिन वो जांबर न हो सका। उसने मरने से कबल कुछ इंकिशाफात किए जो हारूत राबील से मुतल्लिक थे और बड़े नाकाबिल यकीन थे। उससे कबल मैं राबील को एक मुअज़्ज़ज़ शहरी समझती रही थी। वो शख्स खुद भी कोई अच्छा आदमी नहीं था और उसका और अंकल राबील का किसी कारोबारी बददियानती पर इख्तिलाफ हो गया था। अंकल राबील ने उस पर कुछ इल्ज़ामात आयद करके उस पर तशद्दुद कराया, जिसका नतीजा उसकी मौत की सूरत में जाहिर हुआ। लेकिन मरते मरते उसने जो हक़ाइक़ मुझ पर मुनकशिफ किए, उनसे अंकल राबील का असल चेहरा मुझ पर जाहिर हो गया और फिर मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया कि मेरी अपनी क्या हैसियत है। इन इंकशाफात से कबल मैं अंकल राबील का बेहद एहतराम करती थी और उनके एहसानों के बोझ तले दबी हुई थी। जाहिर है उन्हें मुझसे ज़्यादा काबिल एतमाद मुलाजिम और कहाँ मिल सकता था। डॉक्टर बनने के बाद मुझे उस अस्पताल या उस जैसे किसी और अस्पताल में तैनात कर दिया जाता
اور یہاں لائے جانے والے مریضوں کی کہانیاں، جن میں سے اکثر انکل رابیل کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، میرے سینے میں دفن ہو کر رہ جاتی۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ تم نے اس سلسلے میں ہاروت رابیل سے کوئی بات نہیں کی؟ وہ بولی۔ میں نے بہت غور کیا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک روز کھانے کی میز پر میرے منہ سے بے اختیار یہ بات پھسل گئی۔ اس مریض نے جو انکشافات کیے تھے ان کے بارے میں میں نے انکل رابیل سے استفسار کیا۔ میرے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ چونک پڑے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ باتیں میرے علم میں کیسے آئیں۔ میں نے انہیں اپنی معلومات کے ذریعے سے بھی آگاہ کر دیا۔ وہ غور سے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہے تھے، لیکن مجھ سے بس یہی ایک عقل مندی سرزد ہوئی کہ میں نے اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پھر انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی جس میں انہوں نے اپنی ہر بدعنوانی کا دفاع کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ سدھریں گے نہیں، لہٰذا بظاہر میں ان سے متفق ہو گئی، لیکن در حقیقت ان کے اعترافات کے بعد ان سے نفرت کرنے لگی۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں کیا کرتی۔ اس سلسلے میں میں نے بہت غور کیا، بہت سے امکانات کا جائزہ لیا۔ میں پولیس کو بھی مطلع کر سکتی تھی اور CIA سے بھی مدد طلب کر سکتی تھی، لیکن میرے پاس ٹھوس ثبوت نہیں تھے، معلومات بھی مکمل نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے بہت سوچ بچار کے بعد خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ پوزیشن ہے کہ میں سب سے زیادہ قابل اعتبار کارکنوں میں شمار کی جاتی ہوں۔ سلویا نے اگرچہ اختصار سے اپنی کہانی سنائی تھی، مگر وہ بہت متاثر کن تھی۔ سلویا کا جذبہ لائق تحسین تھا۔ بولی، میں اگرچہ ہاروت رابیل کے خلاف کچھ نہیں کر سکی، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ کسی صورت اسے نقصان پہنچے۔ اسی اثنا میں خبر ملی کہ ڈی فاسٹر کچھ اہم چیزیں لے کر فرار ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کیسے مہلک فارمولے لے کر فرار ہوا تھا۔ پھر ایلن گراہم بن کر تم نمودار ہوئے اور تم نے جو ذک ہاروت رابیل کو پہنچائی وہ یادگار تھی۔ ہاروت رابیل بے حد سازشی آدمی ہے اور اس نے ہمیشہ دوسروں کو ہی ذک دی ہے۔ خود اس نے زندگی میں پہلی بار تمہارے ہاتھوں نقصان اٹھایا، نقصان بھی ایسا جس نے اسے بالکل ہی تباہ کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا، ہاروت رابیل کو اصولی طور پر تو امریکہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ وہ بولی، ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ ملک سے بھاگ گیا ہے اور جاتے وقت سب کچھ اولیو ہاورڈ کے حوالے کر گیا ہے۔ میں نے پوچھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ سلویا نے کہا، محض تم سے انتقام لینے کی خاطر۔ تمہاری وجہ سے اس کی بنی بنائی ساکھ تباہ ہو گئی، جمع جمایا کاروبار ختم ہو گیا جس سے اسے کروڑوں ڈالر سالانہ کا منافع ہو رہا تھا، اور اسے اپنی ساری املاک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ ذرا غور تو کرو، ایک ایسا شخص جس نے زندگی میں کبھی نقصان نہ اٹھایا ہو، اسے دفتن اتنی بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ پاگل نہیں ہو جائے گا؟ میرے خیال میں تم سے بس یہی ایک غلطی ہوئی کہ تم نے اس پر اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ اس کے نتیجے میں اس نے اولیو ہاورڈ سے رابطہ قائم کر لیا۔ نہ تم نے خود کو اس پر ظاہر کیا ہوتا اور نہ وہ اولیو ہاورڈ سے رابطہ قائم کرتا، تم بڑے سکون سے امریکہ سے نکل جاتے۔ میں نے کہا، میرے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنی اصلیت ظاہر کرنے کے نتیجے میں اولیو ہاورڈ سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے تو یوں ہی اسے اپنے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ سلویا نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، اگر تمہیں علم ہوتا تو تم ہرگز یہ غلطی نہ کرتے۔ میں نے کہا، نہیں، اس کے برعکس اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں ضرور اسے اپنے بارے میں بتا دیتا۔ سلویا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بولی، کیوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے اسے محبت ہے۔ زیادہ عرصے تک اس سے ملاقات نہ ہو تو بے چینی سی ہونے لگتی ہے۔ سلویا نے بے بسی سے شانے اچکائے۔ بولی، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی مد مقابل ملا بھی نہیں ہے۔ وہ بولی، تمہاری قسمت ہی اچھی تھی کہ بچ گئے، ورنہ اس نے تو تمہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے کہا، میرا بیان اس کے بالکل برعکس ہے۔ اولیو ہاورڈ قسمت کا دھنی ہے کہ ہم زندہ اس کے ہاتھ لگ گئے، ورنہ ہم نے تو خود کو ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سلویا نے حیرت سے کہا، تمہارا مطلب ہے اولیو ہاورڈ نے تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہا؟ میں نے کہا، اس نے ہمیں زندہ گرفتار کرنے کی انتہائی کوشش کی اور اتفاقاً اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ بولی، میرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے، مستقل باتیں کیے جا رہی ہوں جبکہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اگر مجھے آرام کی ضرورت ہوتی تو ضرور کرتا۔ وہ بولی، ہم نے تمہاری شیو تو کر دی ہے، سر اور بھووں کے بال اگنے میں چند دن تو ضرور لگیں گے، اس کے بعد ہی تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہو سکو گے، اس لیے چند روز تو تمہیں ضرور آرام کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، کسی اور کو منہ دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم یہاں ہو، مجھ سے باتیں کرتی رہو، میری دل جوئی کر رہی ہوں، اس کے سوا مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے ہنس کر کہا، تم پھر پٹڑی سے اترنے لگے۔ میں نے کہا، پٹری سے اترا نہیں بلکہ پٹری پر واپس آ گیا۔ سلویا نے مجھے گھور کر دیکھا۔ بولی، تم یوں نہیں مانو گے، جانتے ہو ہماری نظر میں محبت کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے، مگر میں نے جی کڑا کر کے کہا، مجھے کیا معلوم؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، تم بھی جانتے ہو، برا مت ماننا، ہم لوگ منافق نہیں ہوتے، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمیں رائے کی آزادی کے علاوہ عمل کی آزادی بھی حاصل ہے، اس لیے ہمارے ہاں جنس شجر ممنوع نہیں ہے، البتہ اس کے لیے باہمی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ اس مسئلے پر میں سلویا سے متفق نہیں تھا، مگر میں بحث کرنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔
ورنہ घंटों इस मौजू पर बहस कर सकता था। चुनाचे बहस से बचने के लिए मैंने कहा, बात तो मोहब्बत की हो रही थी। उसने बेजारी से कहा, कोई और बात करो। हमारे फ़लसफ़ा हाय मोहब्बत में बहुत इख्तिलाफ है और हम हरगिज़ एक दूसरे की मोहब्बत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं, मुझसे मोहब्बत करने के लिए ऑलिव हार्वर्ड ही बहुत है। मेरे अंदाज पर सिल्विया हंस पड़ी। बोली, तुम्हारा इत्मीनान देख कर हैरत होती है। मैंने कहा, ऑलिव हार्वर्ड को नहीं होती और इसीलिए मैं भी उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। सिल्विया ने बेबसी से कहा, समझ में नहीं आता, तुम दोनों एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हो। ऐसे में तो आदमी दूसरे फरीक की जान लेने पर आमादा हो जाता है, मगर तुम दोनों एक दूसरे से रियायत क्यों बरतते हो? मैंने कहा, इस चक्कर में मत पड़ो, ये पेचीदा मामला है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम तो ये बताओ कि ऑलिव हार्वर्ड कहाँ रूपोश है और उससे कब मुलाकात हो सकेगी? वो बोली, वो वॉशिंगटन में है, शायद रात तक यहाँ पहुंचे, मगर इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकती। मैंने कहा, ऑलिव हार्वर्ड ने हमें किसी कैंप में भिजवाया था, तुम्हें मालूम है कि वो कैंप किस इलाके में है? सिल्विया ने नफी में सर हिलाया। बोली, नहीं, मुझे ये नहीं मालूम, इसके अलावा भी बहुत सी बातें मालूम नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जो बातें मालूम हैं वही बताओ, शायद कोई काम की बात निकल आए। बोली, मुझे क्या मालूम कौन सी बात तुम्हारे काम आ सकेगी, तुम खुद ही सवाल क्यों नहीं करते? मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा, लकी हार्वर्ड से वाकिफ हो? वो बोली, क्यों नहीं, वो ऑलिव हार्वर्ड की बेटी है। मैं वॉशिंगटन गई थी तो उससे भी मुलाकात हुई थी। मैंने कहा, उससे मुलाकात हुई थी तो उससे गुफ्तगू भी हुई होगी। सिल्विया ने कहा, हाँ हाँ हुई थी, लेकिन तुम क्या मालूम करना चाहते हो? मैंने कहा, उससे मेरे बारे में भी बातें हुई होंगी। सिल्विया ने कहा, हाँ हाँ काफ़ी बातें हुई, मैं क्या क्या बताऊं? मैंने कहा, सिर्फ ये बताओ कि उसकी मेरे बारे में क्या राय है। सिल्विया ने मानी खेज लहजे में कहा, राय जानना चाहते हो या ये मालूम करना चाहते हो कि तुम्हारे लिए उसके दिल में किस किस्म के जज्बात हैं? मैंने बेपरवाही से कहा, एक ही बात है। बोली, वो तुम्हारे बारे में बड़ी मुतजाद बातें कर रही थी। जहां तक मैं अंदाजा कर सकी हूँ वो तुमसे नफरत करती है और इसकी वजह शायद ये हो कि तुमने उसकी अना को ठेस पहुंचाई है। सिल्विया ने अपना तज्जिया पेश किया जो गलत नहीं था। मैंने उससे नतीजा अखज़ किया कि लकी हर कीमत पर मुझसे अपनी मतलब बरारी की ख्वाह है और उसकी मतलब बरारी हो गई तो वो मुझे बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाने से भी दरेग नहीं करेगी। आखिर उसे मुझसे अपनी तौहीन का इंतकाम भी तो लेना था। मैं सोच में डूबा रहा और सिल्विया खामोश बैठी रही। उसने मुझे सोच में गुम देखकर टोकना मुनासिब नहीं समझा था। मैं इस उधेड़बुन में था कि यहाँ से निकलने की क्या तदबीर की जाए। कोई मंसूबा बनाने से कबल मैं ज़ाहिर के सेहतयाब होने का इंतजार करना चाहता था। कम से कम उसके बारे में कोई यकीनी बात ही मालूम हो जाती। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में आया और उसने दवाओं के सिलसिले में सिल्विया को कुछ हिदायत दी और ज़ाहिर के बारे में मुझसे चंद तसल्ली आमेज अल्फाज कहता हुआ बाहर निकल गया। सिल्विया ने उसकी हिदायत के मुताबिक चंद गोलियां मुझे दी जो मैंने बादिल नखास्ता निगल ली। मुझे ये मालूम नहीं था कि इनमें कोई नींद की गोली भी है। ये अंदाज़ा तो उस वक्त हुआ जब मेरी पलकें नींद से बोझल होने लगी। मैंने सिल्विया को गुस्सीले अंदाज में घूरा। मैंने कहा, मैं मुस्तकिल तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुमने मुझे नींद की गोली दे दी। सिल्विया ने बड़ी मुलायमत से जवाब दिया, मरीज के बारे में डॉक्टर बेहतर समझता है। मैंने कहा, तुम्हें मेरी कुव्वत इरादी का अंदाज़ा नहीं है। मैं न चाहूँ तो मुझे अब भी नींद नहीं आएगी। सिल्विया बौखला गई। बोली, ओह ऐसा गजब मत करना, नींद से लड़ने की कोशिश करोगे तो हमारा सारा इलाज बर्बाद होकर रह जाएगा। इस कोशिश के नतीजे में तुम्हें लाजिमन नुकसान पहुंचेगा। सोने की कोशिश करो, नींद से मत लड़ो प्लीज। मैंने यही मुनासिब समझा कि सो जाऊं, चुनाचे मैंने खुद को नींद के सुपुर्द कर दिया। मेरी आंख 4 घंटे के बाद खुली। सिल्विया उसी तरह कुर्सी पर बैठी दिखाई दी। उसको यूं बैठे देख कर मैं जल्दी से उठ बैठा। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम जब से इसी तरह बैठी हुई हो? सिल्विया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जब से यहीं बैठी हुई हूँ। मैंने कहा, ये क्या हिमाकत है, मैं सो गया था तो तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए था। उसने बड़े मीठे लहजे में कहा, तुम सोते हुए इतने अच्छे लग रहे थे कि मेरा जी चाहा कि तुम्हें देखती रहूं। फिर बताओ मैं भला कैसे आराम कर सकती थी। मैंने सिल्विया को घूरा, कहा, मुझे घिस रही हो। उसने बेबसी से कहा, मैं तुम्हें यकीन करने पर मजबूर नहीं कर सकती। मैंने कहा, मुझे मालूम है तुम कुछ ही देर कबल यहाँ आकर बैठी हो। वो बोली, तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है, तुम तो सो रहे थे। जो मैं कह रही हूँ तुम्हें उस पर यकीन करना होगा। मैंने कहा, फजूल बातें मत करो, ये बताओ कि ज़ाहिर की हालत कैसी है। वो बोली, पहले जैसी ही है, उसे अभी तक होश नहीं आ सका। मैंने कहा, मेरा ख्याल है तुम लोग मुझे किसी बुरी खबर के लिए तैयार कर रहे हो, उसका जाम पर होना मुश्किल दिखाई देता है। सिल्विया ने कहा, उम्मीद तो है मगर बहुत कम, ज्यादा इम्कान यही है कि वो बच नहीं सकेगा। मैंने कहा, उसके बारे में कोई हतमी बात सामने आए तो मैं अपने आइंदा इक़दाम के बारे में कोई फैसला करूं। वो बोली, वो सब बाद में करना, फिलहाल तो ऑलिव हार्वर्ड से मिलने की तैयारी करो। मैंने हैरत से कहा, ऑलिव हार्वर्ड, क्या वो यहाँ मौजूद है? वो बोली, हाँ वो यहाँ आ चुका है, तुम बाथरूम में जाकर नहा लो, तुम्हारे लिए लिबास बाथरूम में ही मौजूद है। 1 घंटे बाद मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था। 2 आदमी मुझे बुलाने आ गए, दोनों मुसल्ला थे। वो मुझे अपने जिलों में कमरे से बाहर ले गए
बाहर राहदारी के सिरे पर भी 2 मुसल्लह मुहाफिज मौजूद थे और किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह चौकस नजर आ रहे थे। ऑलिव हावर्ड ने सिल्विया को भी तलब किया, चुनाचे वो भी मेरे अक़ब में थी। मुझे निचली मंजिल पर वाक़े एक कुशादा कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा बेहतरीन आराइशी सामान से मुज़य्यन था। एक सोफे पर ऑलिव हावर्ड बैठा हुआ था। दूसरे सोफे पर जो शख्स बैठा था उसे देखकर मैं चौंक पड़ा। वो हारूत राबील था। मैं हैरत के आलम में उसे देखता रह गया। कमरे में दफतन ऑलिव हावर्ड की आवाज गूंजी, बैठ जाओ अली। मैं हैरत के झटके से संभल कर आगे बढ़ा और मैंने भी एक नशिस्त संभाल ली। सिल्विया हारूत राबील के नजदीक जा बैठी। ऑलिव हावर्ड ने कहा, तुम्हारी कोशिशों की जितनी भी दाद दी जाए कम है, लेकिन देख लो बिलाखिर तुम मेरे सामने मौजूद हो। उसके लहजे में गहरा तंज था। मैंने अल्फाज चबाकर अदा करते हुए कहा, इस मेहरबानी के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ हावर्ड। वो बोला, तुमने देख लिया कि अब तुम मेरे चुंगल से फरार नहीं हो सकते। मैंने कहा, ये महज एक इत्तेफाक था कि हम तुम्हारे हाथ लग गए, वरना ये तुम्हारे आदमियों के बस की बात नहीं थी। ऑलिव हावर्ड ने जहरीले लहजे में कहा, इसे इत्तेफाक मत समझो। वो बहुत मंझे हुए लोग हैं, हर हाल में अपने हदफ को निशाना बना देते हैं। मैंने मज़ेकाना लहजे में कहा, बेशक बेशक। इसलिए 2 निहत्ते अफराद 6 रोज तक उन्हें जुल देते रहे। ऑलिव हावर्ड ने सुर्ख होते हुए कहा, मेरी सख्त हिदायत थी कि तुम्हें जिंदा मेरे सामने हाजिर किया जाए। मैंने जहरखंद लहजे में कहा, अब मेरे कत्ल के अहकामात भी सादिर करके देख लो। वो बोला, वक्त आने पर ये भी देख लोगे। इस वक्त तो राबील तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैंने हारूत राबील की तरफ देखा। अच्छा, मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम झील से कैसे बच निकले। राबील बोला, मेरी नातवानी पर मत जाओ। मैंने वो जाल इसलिए नहीं तैयार किया था कि खुद उसमें फंस जाऊं। मैंने कहा, मगरमच्छ दुश्मन और दोस्त की तमीज नहीं कर सकते डियर राबील। राबील ने कहा, और भी तरीके हैं जो तुम पर जाहिर नहीं किए जा सकते। मैंने बेपरवाही से कहा, होंगे, मुझे मालूम करने का शौक भी नहीं है। वो बोला, तुमने मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है अली यार खान। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया है। मैंने कहा, मुकाबले में तो यही होता है, या आदमी नुकसान पहुंचाता है या खुद नुकसान उठाता है। वो बोला, अमरीकी हुकूमत मुझे गिरफ्तार करने के दर पे है, मैं छुपता फिर रहा हूँ। मैंने कहा, मुझे इस बात पर भी हैरत है कि तुमने अभी तक अमरीका छोड़ क्यों नहीं दिया। ऑलिव हावर्ड बोला, मेरे होते हुए तो तुम्हें इस बात पर हैरत नहीं जाहिर करनी चाहिए थी। मैंने कहा, तुम कौन से तीसमार खान हो, तुम्हें तो खुद CIA से निकाल बाहर किया गया था। हावर्ड बोला, दोस्ताना माहौल में बात करने की कोशिश करो अली, वरना बुरे नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। मैंने कहा, मतलब यह है कि अब तो अमरीकी हुकूमत में तुम्हारा असर रसूख भी नहीं है। वो बोला, मेकअप करने के लिए किसी किस्म के असर रसूख की जरूरत नहीं होती। मैंने हारूत राबील की तरफ देखा, कहा, लेकिन ये तो अपनी असली शक्ल सूरत में है। हावर्ड बोला, इस इमारत में आने के बाद मेकअप उतारा गया है, फिर हो जाएगा। मैंने राबील से कहा, अच्छा तो तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे थे। हारूत राबील ने कहा, तुमने फार्मूलों के इवज मुझसे बहुत बड़ी रकम वसूल करने के बावजूद फार्मूले मेरे हवाले नहीं की। मैंने कहा, तुमने खुद ही बददियानती की बुनियाद डाली थी, अब शिकायत करना फजूल है। वो बोला, इंसानी जरूरियात लामहदूद होती हैं, तुम्हें यकीनन और रकम की भी जरूरत होगी। मैंने कहा, तुम्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है वो फार्मूले मैं अमरीकी हुकूमत के हवाले कर चुका हूँ। वो बोला, क्या, जबकि तुमने उनकी नकलें तैयार करा ली हूँ। मैंने कहा, अगर कराई भी हैं तो तुम्हारे हाथ हरगिज फरोख्त नहीं करूंगा। हारूत राबील ने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम्हारी जिंदगी मेरे एक इशारे की मोहताज है। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। हारूत बोला, मुझसे जरा होश में रहकर बात करो, मैं ऑलिव हावर्ड नहीं हूँ। मैंने मजे का खेज अंदाज में कहा, ये तो मुझे भी मालूम है कि तुम ऑलिव हावर्ड नहीं हो, हारूत राबील हो। वो बोला, अगर तुम आईना देख लो तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें न करो, अभी तो सिर्फ तुम्हारे बाल जले हैं, बात आगे भी बढ़ सकती है। मैंने कहा, मुमकिन है तुम्हें मेरा हुलिया बहुत मजे का खेज लग रहा हो, लेकिन एयर कंडीशनड कमरों में बैठने वालों का ये हुलिया कभी नहीं हो सकता। ये हुलिया तो किसी ऐसे शख्स का ही हो सकता है जो मैदान अमल में रहने का आदी हो। ऑलिव हावर्ड हारूत राबील से बोला, मैंने तुमसे कहा था कि अली के पास फॉर्मूले की नकलें नहीं होंगी। हारूत राबील सर छटक कर बोला, मैं इस बात पर हरगिज यकीन नहीं कर सकता। मैंने बेपरवाही से कहा, मत यकीन करो, मैं कब तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ। ऑलिव हावर्ड बोला, मुझे तो इस पर हैरत है कि अली इस चक्कर में पड़ कैसे गया। जिस मामले का फलस्तीन की आज़ादी से कोई ताल्लुक न हो, उसमें अली यार खान का हाथ डालना हैरत अंगेज है। वो ठीक कह रहा था, बज़ाहिर इस मामले का फलस्तीन की आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन दर हकीकत मैंने ये सब कुछ उन्हीं लोगों की माली इमदाद के लिए किया था जो बैरूत के कैंपों में कस्मा पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे थे। अगर ऑलिव हावर्ड के इल्म में ये बात होती तो वो खुद ब खुद सब कुछ समझ जाता।